हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2026 का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। एक पार्ट में नहीं, क्योंकि एक पार्ट में तो आप बोर हो जाएंगे। थोड़े थोड़े है ना, 10 क्वेश्चन ऐसे करके हम इसको 3-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कुछ कमेंट्स हैं कि मैम एमसीक्यूज के साथ हमें ओवरऑल पूरा 2026 का पेपर सॉल्व किया हुआ चाहिए, ताकि हम एक साथ पूरा रिवीजन कर सके। तो आज हम करने वाले हैं, पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं, डोंट वरी, ये एक्स्ट्रा में है ना। तो 2026 का सैंपल पेपर के हिसाब से आज हम करने वाले हैं कम से कम 10 एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यूज में और भी है, यानी कि 15 से 20 एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल जब आपकी तीनों बुक्स कंप्लीट हो जाएं, आपको लगे कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तब आप ये कंप्लीट करना। ठीक है, करें स्टार्ट। और अपना वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है तब देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आपका सही जवाब हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलो। तो लेटेस्ट सैंपल पेपर 2026 फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो हैं। First, a partner capital account was credited with 80,000 during the year. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 80,000 रुपए क्रेडिट हुए। Which of the following can be possibility for such a credit in his capital account? Opening balance, drawing during the year, loss during the year, capital introduced. तो बेटा जब हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई साइड लिखते हैं हम। इन्होंने पूछा है क्रेडिट में कब होगा, जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस भी बाई बैलेंस बीडी करके ही लिखते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमको कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखना है। अगर हम एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, इसी के साथ और में दिया है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। ओके, लॉसेस एंड ड्रॉइंग कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस। बिल्कुल, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस है तो वो कब बताएगा डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस मतलब क्या? ये पार्टनर्स कैपिटल है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, एडिशनल कैपिटल। लेकिन यदि लॉस और ड्रॉइंग दोनों डेबिट साइड में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, यदि लॉस और ड्रॉइंग कैन बी मोर हो गए, ज्यादा हो गए कैपिटल बैलेंस से, ठीक है, तो फिर आंसर क्या आएगा? डेबिट में डेबिट बैलेंस आएगा। इधर आता है तो क्रेडिट बैलेंस, इधर आता है तो डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस कब आएगा? जब लॉस और ड्रॉइंग क्या हो? ज्यादा हो। यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सेकंड, ऑन 1 जुलाई इतने सिंपल नहीं है। ठीक है, ये सैंपल पेपर है 2026 का। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 जुलाई 2024 ABC entered into partnership, profit and losses in the ratio 5:3:2. C was guaranteed, गारंटी किसको दी है? C को, that his share of profit will not be less than 60,000 per annum. Deficiency, if any, will be borne by A and B equally. For the year ended 31st March 2025, firm the incurred loss of 1,25,000 will be borne by A and B. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं यहां पे 1 जुलाई का क्या मतलब है। यानी कि हमारा बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो 1,000 से हुआ है, सॉरी 1 जुलाई से हुआ है। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं बेटा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो हमने उसको जो गारंटी दी है वो कितने की दी है? 60,000 रुपए पर एनम की गारंटी दी है।
ध्यान देना, C was guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum. तो हम 60,000 पर एनम नहीं लेंगे क्योंकि ये गारंटी तो साल भर की है। अभी फिलहाल उसने कितने महीने काम किया है? 9 महीने। तो 12 5 जा और 5 9 जा 45, यानी कि गारंटी 60,000 रुपए नहीं बल्कि कितने की मिलेगी? 45 की। बात समझ में आई? गारंटी कितने की मिलेगी? 45,000। फिलहाल क्वेश्चन में लॉस हो गया, क्वेश्चन में लॉस हो गया है 1,25,000 का। हमने किसको गारंटी दी है? सी को। तो सी का शेयर, सी का लॉस कितना होगा? 1,25,000 इंटू सी का शेयर बोलो बेटा 532, तो लास्ट वाला 2/10 0, 12,500 का 2 में यानी कि 25,000। ध्यान से सुनना, यदि किसी पार्टनर को गारंटी दी है और फर्म में लॉस हो जाए तो क्या ये लॉस का पैसा सी बियर करेगा? नहीं, इसके लॉस का पैसा भी हम ही बियर करेंगे। हम मतलब कौन? ए और बी। तो ए और बी 45,000 गारंटी और 25,000 रुपए लॉस के, यानी कि 70,000 रुपए कौन बियर करेगा? ए और बी। अब बात आती है कौन सा रेशियो? तो उन्होंने बोला है इक्वली, यानी कि 35-35। चलिए, ये तो आपको आंसर मिल गया। ए और बी कितने देंगे? 35-35 डी। एक और चीज बताती हूं, यदि आपसे यहां पे जर्नल एंट्री पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री ध्यान देना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। ठीक है, सी को कितने रुपए मिल रहे हैं? टोटल 70,000। कौन दे रहा है? ए और बी। 35-35, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मेरा काम सिर्फ केवल आपको ये एमसीक्यूज करवाना नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ओवरऑल पूरा रिवाइज कराना है आपको। ठीक है, अगर मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ा रही हूं तो आपको आगे पीछे की जानकारी भी दूंगी ताकि आपको सब रिवाइज हो जाए, और एग्जाम के पहले भी ये सब देख कर जाना। चलिए, कितने एमसीक्यूज हुए हैं? सिर्फ 2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, पाली लिमिटेड ऑफर्ड 2 lakh share of 10 rupees each, okay, at a premium of 2 rupees. Application were received 1,95,000। एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड हुई है? 1,95,000। अंडर सब्सक्रिप्शन है। Which were duly allotted. The amount was payable as 3 rupees on application, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, 6 रुपए अलॉटमेंट जिसमें भी 1 रुपए प्रीमियम है, और बैलेंस कॉल पे। मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। देखो, मनोज ने काहे का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का, यानी कि मनोज ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है ना। और ही शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड भी हो गए, और हमने इसमें से 4,000 शेयर्स को 11 रुपए में बेच दिया है। 4,000 शेयर्स को 11 रुपए में बेच दिया है, यहां पे कोई नुकसान नहीं हो रहा। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, शेयर्स के एमसीक्यूज भी करवाए हैं, उसमें ये क्वेश्चन करवाया है। देखो, हम कितने शेयर्स फोरफिटेड कर रहे हैं? 6,000, लेकिन उसमें से री इशू कितने कर रहे हैं बेटा? सिर्फ 4,000। तो 4,000 रुपए शेयर्स पे फोरफिटेड अमाउंट कितना आएगा? क्रेडिट वाला। याद है फोरफिटेड की एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगी, फिलहाल अभी हमें उससे मतलब नहीं है। 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फोरफिटेड। वैसे ये एंट्री 6,000 से होगी, है ना, लेकिन हमने री इशू कितने करे हैं? 4,000। ध्यान से सुनना, सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक है एमसीक्यूज की। हमें 6,000 से मतलब नहीं है, हम जितने शेयर्स री इशू करते हैं उतना ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए।
तो 4000 शेयर्स पे उसने सिर्फ काय का पैसा दिया, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के कितने, 2 रुपए। अरे मैम 3 है ना, बट 3 में से 1 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम को साइड कर दो। तो 4000 शेयर्स पे हमें केवल कितने रुपए मिले हैं, 2 रुपए। जो व्यक्ति हमें पैसा दे देता है वो कंपनी का बेनिफिट होता है, याद करो। उसने मुझे 3 रुपए दिए हैं सिर्फ एप्लीकेशन पे, उसमें से 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 1 रुपए प्रीमियम के, तो मैं सिर्फ 2 रुपए लूंगी, ठीक है। तो 4000 इंटू 2, 8000 रुपए का मेरा बेनिफिट है। अब नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, 4000 शेयर्स को मैंने कितने रुपए में बेचा है, 11 रुपए में, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे 9 में बेचते, 8 में बेचते, तो डिस्काउंट जो होता है वो इसमें से अपन क्या करते, माइनस। याद करो, पहला फोरफिटेड क्रेडिट और दूसरा फोरफिटेड यदि क्या होता है, डेबिट, तो इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस। फिर कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व। फिलहाल 4000 शेयर्स को हमने 11 रुपए में बेचा है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा जो बेनिफिट है 4000 शेयर्स पे 2 रुपए, 8000 रुपए वो कहां चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व। इसका आंसर होगा सी। ये क्वेश्चंस तभी होंगे जब आपका बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स पीवाईक्यू के पीछे ना भागे। पीवाईक्यू सैंपल पेपर वही स्टूडेंट्स करे जिसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, अदरवाइज आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करें पहले। ध्यान रखना, पीवाईक्यूज सैंपल पेपर्स हम फरवरी में भी कर सकते हैं, एग्जाम के 10-15 दिन पहले भी बैठेंगे तो हो जाएंगे। पहले बुक कंप्लीट कीजिए, बहुत बड़ी बात बोल रही हूं, पहले अपनी बुक सारे कंसेप्ट क्लियर करें। इसी का और वाला क्वेश्चन है बेटा, प्रफुल्ल लिमिटेड 15,000 शेयर्स। अब प्रफुल्ल लिमिटेड ने 15,000 शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से थे, ऑन विच 8 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम वॉज पेड। अब देखो 8 में से 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं, तो 2 हटा दो, यानी कि उसने कितने दिए हैं, 6। आउट ऑफ 13,000 शेयर वर री इशूड, हमने 15 में से केवल कितने बेचे, 13,000, और उन 13,000 शेयर्स को हमने 19 रुपए में फुल्ली पेड अप में बेचे। डिटरमाइन द अमाउंट शेयर फॉरफिटेड बैलेंस, आपको बैलेंस बताना है, आपको शेयर फॉरफिटेड का सिर्फ बैलेंस बताना है। तो बैलेंस तो मैं डायरेक्ट ही बता सकती हूँ, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस। इसका मतलब समझ में आ रहा है, आपने 15,000 शेयर्स को फॉरफिटेड किया, उसमें से 13,000 को बेच दिया, री इशू कर दिया मतलब, तो बचे कितने बेटा, 2,000 शेयर्स। कितने बचे, 2,000। तो फॉरफिटेड अमाउंट में जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, केवल 2,000, क्योंकि 13,000 तो बिक गए। 2,000 शेयर्स पे हमें कितने रुपए मिले थे, 6 रुपए, यानी कि 12,000 रुपए बैलेंस आएगा। अब आप बात करें, अगर कैपिटल रिजर्व पूछता तो 13,000 इंटू 6 और 13,000 इंटू 1, 13,000 शेयर्स हमने री इशू करे हैं, तो 13,000 इंटू 6 पे हमें बेनिफिट हुआ, और 13,000 शेयर्स पे 1 रुपए का हमें लॉस हुआ। माइनस करते कैपिटल रिजर्व में जाता। बहुत शॉर्टकट है, ये सब मैंने कंसेप्ट में समझाया है। फिलहाल उन्होंने मुझसे फॉरफिटेड का बैलेंस पूछा था। फॉरफिटेड का बैलेंस 15 फॉरफिटेड किए, 13 री इशू कर दिए, बचे कितने, 2,000। 2,000 शेयर से मुझे कितने रुपए मिले, 8, बट उसमें से 2 प्रीमियम है, उन्हें अलग करो, 6 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, पिस्ता लिमिटेड टूक ओवर रनिंग बिजनेस विस्टा लिमिटेड। असेट्स 45 लाख, लाइबिलिटी 7,50,000, और हमने क्या इशू किया है, 30,000, 9% डिबेंचर, 100 रुपीज ईच एट 5% डिस्काउंट, ओके, एंड अ चेक ऑफ 10 लाख रुपीज। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है भाई, पहले तो आप ये बताइए कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा। तो सन्ड्री असेट्स, लाइबिलिटी नीचे होती है, और 2 परचेज कंसिडरेशन वेंडर का नाम लिखते हैं,
मुझे तो बेसिक भी सिखाना पड़ेगा, है ना। तो भाई 45 लाख में से कितने गए, 45 लाख में से 7,50,000 गए, कितने बचे 37,50,000। ये हमको पेमेंट करना है 37,50,000। अब हम पेमेंट कर कितना रहे हैं वो देख लीजिए। हम पेमेंट कर रहे हैं 30,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। तो 100 का 5%, 5 रुपए, 100 में से 5 गए 95। तो 30,000 इंटू 95 पेमेंट हो रहा है 30,000 डिबेंचर का 95 के हिसाब से 28,50,000। और चेक दिया है हमने 10 लाख का। ठीक बेटा जी, तो पेमेंट हो रहा है 38,50,000 का। खरीदा कितने में है 37,50,000 में, और पेमेंट कितने का हो रहा है 38,50,000। यानी कि हम सीधे सीधे 1 लाख रुपए ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो जितना पेमेंट होता है उससे जितना ज्यादा किया जाता है, डेबिट में यदि कम पड़े तो क्या कहलाता है, गुडविल, है ना। जितना पेमेंट बना है उससे यदि हम ज्यादा कर रहे हैं तो गुडविल, और जितना है उससे कम कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। इसका आंसर आएगा 1 लाख। नेक्स्ट, धवन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एट पेड 2,20,000 by check and 16,000 equity share of 10 rupees each at a 25% premium. The purchase consideration will be। बहुत बार आया है, मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए इस तरह से। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में कितने में खरीदा ये नहीं बता रहे, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमने क्या क्या दिया, ये नहीं बता रहे कि हमने कितने में खरीदा, बट ये बोल रहे हैं कि हमने शेयर दिए, डिबेंचर दिए, बैंक दिया, चेक दिया, तो उन सबको प्लस कर दो। हमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकालना है। तो भाई हमने क्या क्या पेमेंट किया वो लिख दो। क्या पेमेंट किया हमने परचेज कंसिडरेशन, तो हमने परचेज कंसिडरेशन में एक तो 2,20,000 का चेक दिया, ठीक है भाई, चेक दिया है बैंक 2,20,000, और हमने 16,000 इक्विटी शेयर दिए हैं परचेज कंसिडरेशन में। एक शेयर है 10 रुपए का, उस पे 25% प्रीमियम, 10 का 25% निकालो, सीधे बता दूं 2.5, 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 2.5 यानी कि 12.5 रुपए। 16,000 शेयर्स हम 12.5 के हिसाब से दे रहे हैं 12.5, ये हो गया अपना 2 लाख। तो टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स में और 2,20,000 चेक से, तो हम पेमेंट कर रहे हैं 4,20,000। तो आंसर होगा 4,20,000 बी। ठीक है, चले नेक्स्ट। बाला एंड लाला वर पार्टनर्स विद कैपिटल 24 लाख और 16 लाख। दे एडमिटेड माला as a new partner 1/3 share for which Mala bring 20 lakh as capital. There was investment fluctuation reserve appearing in the books of 2,50,000 and 50,000 respectively. अब बेटा इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 लाख का है और IFR जो है वो 50,000 का है ना। बाला took over 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 80,000। बाला ने 40% इन्वेस्टमेंट 80,000 में लिया, एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 1,10,000। बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। अब बेटा जी ध्यान से सुने, इन्वेस्टमेंट है कितने का, 250 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट है 250 का, ठीक है, और IFR कितने का है 50।
है ना। अब यहाँ पे 40% तो किसने ले लिया है, बाला ने ले लिया है, ठीक है। तो 250 में से 40 तो बाला ने ले लिया, बचा कितना बेटा, 60, है ना। तो 2,50,000 का 2,50,000 का 60%, 1.5 लाख, ठीक है। इस 1.5 लाख की वैल्यू हमने कितनी लगाई है, 1,10। 1.5 लाख की वैल्यू हमने कितनी लगाई है, अच्छा ये फर मैंने 50,000, 1.5 लाख की वैल्यू हमने लगाई है 1,10, सीधे सीधे 40,000 का लॉस। और इधर बात करूं 2.5 लाख में से 1,50, 40%, तो 40% हुआ 1 लाख। अब बाला ने इसको 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को 80 कितने में लिया है, 80,000 में। तो इधर नुकसान हो रहा है 20,000 का। बात समझ में आई बेटा, फिर से समझाते हो। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2.5 लाख का। इस 2.5 लाख में से जो 60% है, कितना, 60%, 1.5 लाख, उस 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने 1,10,000 लगाई है, मतलब 40,000 कम। और 2.5 लाख का 40% हुआ 1 लाख, इसको बाला ने लिया है 80,000 में, यानी कि 20,000 इधर भी लॉस। तो टोटल लॉस हो रहा है हमारा 40 और 20, टोटल लॉस हो रहा है हमारा 40 और 20, 60,000 का। और जो भी इन्वेस्टमेंट पे नुकसान होता है उसको रिकवर हम किससे कर सकते हैं, आईएफआर से। किससे कर सकते हैं, आईएफआर। 60,000 का लॉस है और आईएफआर सिर्फ 50 का दिया है, तो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएंगे। मैंने क्या कहा था, ये सैंपल पेपर है और इतने आसान नहीं है, इसलिए एक एक को आपको समझना है। लेकिन अगर आपने ये सैंपल पेपर पूरा मेरे साथ कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अभी 5-7 और है। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ, Jay and Viru were in partnership sharing profit losses in the ratio 5:3. Their capital 10 lakh, 8 lakh. The firm had also reserved 7 lakh. Normal rate of return, goodwill का क्वेश्चन दे दिया है, 10%. Average profit 2,30,000 और आफ्टर एडजस्टमेंट लॉस ऑफ मशीनरी, एबनॉर्मल लॉस 2 lakh और इंश्योरेंस क्लेम मिला 1,50,000, एबनॉर्मल इनकम। Value of goodwill as per capitalization of super profit. Capitalization of super profit क्या फॉर्मूला होता था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ठीक है। अब कैपिटल नहीं है, पहले टोटल कैपिटल निकालो, टोटल कैपिटल का रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। टोटल कैपिटल बेटा 10 जय की है, वीरू की 8, तो 10 और 8 18 और रिजर्व 7 लाख है ना, 10 लाख सॉरी 8 लाख और 7, 10, 18, 19, 20, 25 लाख। 25 लाख का पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट याद है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, रेट वही मानेंगे 10%, तो ये आ गया हमारा 2,50,000। अब बेटा ध्यान दो, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नुकसान जो बार बार नहीं होता है, एबनॉर्मल लॉस जो इन्होंने घटा रखा है, माइनस कर रखा है, हम वापस प्लस करेंगे। और ऐसी इनकम जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, इन्होंने प्लस कर रखी है, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दिया है 230, इसमें जो माल आग से जल गया, मशीन का जो लॉस हुआ 2 लाख वो प्लस होगा लॉस, और जो क्लेम मिला है इंश्योरेंस 150 वो माइनस होगा,
बात समझ में आई? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं 230 और 430 में से 1,50,000 माइनस हुआ 2,80,000। यह आया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करेंगे तो सुपर आएगा 280। आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, अदरवाइज तो कम से हो जाता। 30,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो फाइनली आंसर आएगा 3 लाख गुडविल। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या सीखा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस, एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस, टोटल कैपिटल, रिजर्व, P&L का क्रेडिट प्लस होता है और एक्सपेंसेस हो या लॉस हो तो माइनस होगा। नेक्स्ट 7th, ऑन 1st August 2024 टॉम, जेरी और टाइक entered into partnership, कैपिटल 5 लाख ईच है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम है। 31 मार्च टाइक विड्रॉ 80,000, व्हाट अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम टाइक? देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 अगस्त को हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हुए। ठीक है, अब इन भाई साहब ने, टाइक ने जो है वो विड्रॉ किए 80,000 रुपए, लेकिन इन्होंने विड्रॉ कब किए वो टाइम नहीं दिया है। ये तो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, इन्होंने, टाइक ने कब, टाइक ही बोल सकते हैं, इन्होंने कब इंटरेस्ट ड्रॉइंग विड्रॉ की, नहीं दिया है मंथ, तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ मानते हैं, यानी कि हाफ ईयर, है ना। एवरेज पीरियड बेसिस क्या मानते हैं बेटा? 6 महीने। तो यहां पे मतलब आधा, है ना। ड्राइंग जो ऑपरेटिंग मंथ होते हैं उनका डिवाइडेड बाय 2। ऑपरेटिंग मंथ मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट यहां पे निकाला जाता है, तो यहां पर भी अगस्त से मार्च तक 8 महीने, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4 महीने में चार्ज होगा और फिर 4 महीने में। नहीं आया? फिर से सुनो, क्या इस क्वेश्चन में हमें टाइकी ने कब ड्राइंग की ये दे रखा है? नहीं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है तो हम 6/12 करते हैं, हम साल में 2 बार इंटरेस्ट काउंट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ ऑपरेटिंग पीरियड 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 महीने का है, यानी कि 8 महीने में भी 2 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, यानी कि बेस क्या मानेंगे? 4 मंथ। लिखना, ठीक है, बेस क्या मानेंगे? 4 मंथ, साल में 2 बार। तो अभी ऑपरेटिंग पीरियड जो है वो 8 महीने का है, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 मंथ। तो हमारा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, 20, 6 जा 2 जा 8 जा 1600 रुपए। इस तरह से ये 1600 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने लायक नहीं है। एबीसी पार्टनरशिप इसी का और वाला है बेटा, नहीं 8 थे अभी। एबीसी पार्टनरशिप है 7-1, बी की डेथ हुई है एंड ए टुक 120 फ्रॉम हिज शेयर एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन ओवर बाय सी। ओके, अभी निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको ओवरऑल पूरा पार्टनरशिप का रिवाइज करा रहे हैं। चले, एबीसी का रेशियो है ए बी सी, क्या रेशियो देख रखा है बेटा? 7-1। ठीक है, बी की डेथ हुई, ये बी की डेथ हुई, बी का शेयर 2/10, इसका 120 ए ने ले लिया। अब ध्यान से सुनना, 120 तो ए ने ले लिया, बाकी कितना बचा? रिमेनिंग। तो भाई टोटल शेयर है 2/10, 2/10 में से 120 चला गया। बात समझ में आ रही है? फ्रॉम दे रखा है, बी की डेथ हुई है और ए टुक ओवर 1/20 फ्रॉम हिज शेयर।
A 1/20 ले रहा है तो A के इसमें डायरेक्ट 1/20 प्लस हो जाएगा, और C जो ले रहा है वो इसका रिमेनिंग ले रहा है, तो इसमें से इसको पहले क्या करूं, -2 डिनोमिनेटर सेम, 4/20 माइनस 1/20, 3/20, एक है 1/20 और एक है 3/20, तो 1/20 एक है इसमें प्लस करो तो 7/10 प्लस 1/20 इंटू 2, क्यों इंटू 2 कर रहे हैं पता है ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, या आया 15/20। सी का पुराना है 1/10, उसमें कितना और प्लस होगा, 3/20 और प्लस होगा, ये 2 3 5 5/20, तो 15:5, 5 3 जा 5 1 जा 3:1 इसका आंसर होगा। जल्दी हो गया क्या? देखो बी की डेथ हो रही है, बी का शेयर है 2/10, है ना, इसमें से 120 ए ले रहा है और बाकी जो बचेगा वो सी ले रहा है, तो इसमें से इसको क्या करूंगी, माइनस जो बचा वो कौन ले लेगा, सी, है ना। रिटायरमेंट और डेथ में ये जो हिस्से होंगे ये उनके इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस। इसी 8 का और वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने जब करवाया था टीएस ग्रेवाल में, जब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है। XYZ रेशियो है 5:3 Y रिटायर्ड हुआ है एंड ही गिफ्टेड हाफ ऑफ ही शेयर टू X एंड रिमेनिंग हाफ was taken over equally by X and Z. Determine the new profit sharing ratio. कुछ भी नहीं है, इसका और वाला देखो, X Y Z क्या है, रेशियो 5:3 कौन रिटायर्ड हुआ है, Y का हिस्सा 5 3 8 और 2 10, इसका हाफ 3/10 का हाफ, ये ध्यान देना, Y रिटायर्ड एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ हीज शेयर, हाफ ऑफ हीज, जहां पे ऑफ आ जाता है वहां मल्टीप्लाई होता है, इसमें फ्रॉम था तो डायरेक्ट माइनस हुआ, तो 3/10 का हाफ इंटू हुआ 3/20, और 3/10 का हाफ 3/20 और बचा, है ना। Y रिटायर्ड हो रहा है, Y का हाफ, ये जो हाफ है वो किसने ले लिया, X ने, और रिमेनिंग हाफ was taken equally X and Z। अब यहां पे X क्या कह रहा है कि Y जा रहा है, ठीक है तुम्हारा आधा शेयर मैं ले लूंगा, और जो बचा हुआ आधा है उसका भी आधा मैं लूंगा, यानी कि ये वाला जो शेयर बचा है ये फिर आधा आधा बटेगा। फिर से समझाऊं, Y रिटायर्ड हो रहा है, Y का हाफ, तो Y का हाफ निकाला, 3/10 का हाफ 320, ये पूरा तो X ने ले लिया, और जो बचा हुआ है 320 उसका भी आधा X ने ले लिया, तो X के पास कितना होगा, 5/10 प्लस 3/20 प्लस 3/40, और Z के पास 2/10 प्लस Z को सिर्फ इतना मिल रहा है 3/40। अब देखो ये 20 40, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 3 11/40, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 और 3 29/40, ये न्यू रेशियो आएगा। 29:11। आपको एमसीक्यूज में आता है, आप एक आंसर आपको पता चल जाता है 29 या 11, फटाफट टिक कर दो, पूरा मत सॉल्व करना, मुझे अभी आपको सिखाना है इसलिए इतना डिटेल में बताना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट मिलता है वहीं छोड़ देना, ठीक है। हिंट कैसे, देखो थोड़ा सा समझ में आता है, ये 310 का हाफ 320 और ये 340, तो 336 यहां जा रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस करो, एक का आंसर देख लो 29, जल्दी टिक कर दो। नेक्स्ट, X a partner was assigned to look after the dissolution process, was allowed remuneration of 15,000.
हमने एक्स को अपॉइंट किया और एक्स के लिए हम उसको रेम्यूनरेशन, ये रियलाइजेशन का क्वेश्चन है बेटा, हम एक्स को 15,000 रुपए दे रहे हैं सैलरी के और कहा है कि भाई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस तुम करना आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। एक्सपेंसेस की बात नहीं हुई है, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए हैं 20,000 बीइंग पेड बाय अनदर पार्टनर वाई। एक तो एक्स है जिसको हमने 15,000 सैलरी देनी है और एक अनदर पार्टनर था वाई जिसने 20,000 रुपए डिसोल्यूशन के खर्चे कर दिए। तो फर्म को इसको वाई को भी पैसे देने पड़ेंगे, एक्स को सैलरी देनी पड़ेगी और वाई जो दूसरा पार्टनर है अनदर पार्टनर उसने डिसोल्यूशन के खर्चे कर दिए तो उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा उसका कितना हुआ 35,000। व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनेगा तो उसमें कितने रुपए डेबिट होंगे 15 और 20 35,000। ऐसा नहीं है एक्स को ही दे रहे हैं तो वाई का नहीं, हम एक्स को डिसोल्यूशन की प्रोसेस का खर्चे का पैसा दे रहे हैं और एक दूसरे पार्टनर ने एक्सपेंसेस किए हैं तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट 10th अरुण एंड वरुण, ठीक है, पार्टनर्स हैं 3:2। दे एडमिट चरण इनटू पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर, 20% यानी कि 20/100 यानी 1/5। चरण वॉज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल and he brought 350 including 50,000 goodwill share in firm। अगर वो 3.5 लाख रुपए ला रहा है तो इसमें से 50,000 तो गुडविल के हैं, यानी कि कैपिटल के कितने हुए 3 लाख। एडजस्टेड कैपिटल अरुण की दे रखी है 8,40,000, वरुण की कैपिटल पूछी है। ओके, देखो सबसे पहले हमें 3 पार्टनर हैं, उसमें से नया कौन आ रहा है चरण, ठीक है। कौन आ रहा है बेटा नया चरण। चरण जो आ रहा है वो 20% के लिए आ रहा है, तो 20/100 यानी कि 1/5 के लिए आ रहा है और इसके लिए वो 3.5 लाख रुपए ला रहा है जिसमें से 50,000 रुपए गुडविल के हैं। तो वो कैपिटल के कितने ला रहा है 3 लाख, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकती हूं कैपिटल ऑफ 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल ला रहा है 3 लाख। तो पूरी फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 3 लाख इंटू 5/1 यानी कि 15 लाख। तो तीनों पार्टनर्स को मिलाकर 15 लाख कैपिटल होनी चाहिए, जिसमें से मुझे एडजस्टेड कैपिटल 2 की पता है। किसकी 2 की पता है, एक अरुण की और एक चमन की। ये तीनों की कैपिटल है जिसमें से 2 की मुझे पता है। इन 2 की यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं तो वरुण की निकल जाएगी। एक की है 840 और चमन की 3 लाख, 8, 9, 10, 11,40,000 दोनों की हैं। तो भाई जो बची वो किसकी आ गई वरुण की 3,60,000। ये किसकी कैपिटल आ गई वरुण की। एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता है एमसीक्यू से। देखो भाई फिर से समझाती हूँ, 3 पार्टनर है, नया चमन है। चमन के हिसाब से मैंने फर्म की कैपिटल निकाली क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पार्टनर की कैपिटल पूछी है। नए पार्टनर के हिसाब से पूरी फर्म की निकालकर जो 2 पार्टनर की मेरे पास कैपिटल थी वो मैंने इसमें से माइनस कर दी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म लेस रिमेनिंग जो पार्टनर थे 2 उनकी माइनस कर दी, तो जो बचा हुआ है वो किसकी कैपिटल निकल गई वरुण की, है ना। इसी का और वाला ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही दिया है, नहीं गुडविल पूछा इसमें। राघव साहिल रेशियो है 5:3, देयर कैपिटल बैलेंस 720,280 और जनरल रिजर्व 5 लाख है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4 लाख है। नया पार्टनर ओजस है जो 20% के लिए 4 लाख रुपए ला रहा है,
डिटरमाइन द गुडविल शेयर ऑफ ओजस। ओके, क्या करेंगे, सेम यही करना है। 1/5 के लिए वो कितनी कैपिटल ला रहा है भाई, 4 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th का मैं और कर रही हूं। ये कौन है, ओजस, ओजस्व। 1/5 कहां से आया बेटा, 20% बोला है, यानी कि 20/100, 1/5। तो 1/5 के लिए वो 4 लाख ला रहा है, पूरी फर्म की कितनी होगी, 4 लाख इंटू 5/1 यानी कि 20 लाख। ये टोटल कैपिटल है, न्यू कैपिटल। इसमें से लेस टोटल एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर दो। टोटल इतना होना चाहिए, उसमें से सब पार्टनर की कैपिटल, रिजर्व, लॉस प्लस माइनस करके इसमें से घटा दो, जो बचेगा वो गुडविल कहलाएगा। राघव की कैपिटल है 720, साहिल की है 280, जनरल रिजर्व है 5 लाख और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये माइनस होगा, लॉस हुआ, और ओजस्व की कैपिटल है 4 लाख। ध्यान दो, पहले नए पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकाल ली, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। राघव, साहिल, ओजस्व की कैपिटल, रिजर्व, ये हमारा कैपिटल, प्रॉफिट प्लस और लॉस माइनस, यानी कि इतने पैसे में से इतना हमारे पास ये है, बचा हुआ गुडविल का पैसा होगा 7,20,000, 280, 5 लाख, ठीक है, और 4 में से 4 गए तो 15 लाख आ रहा है इसका टोटल। तो 20 में से 15 माइनस हुए, 5 लाख पर ध्यान देना, ये 5 लाख रुपए जो है वो गुडविल ऑफ द फर्म है, हमें सिर्फ ओजस्व की बतानी है। तो 1/5 यानी कि 1 लाख रुपए, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए मैंने PYQs MCQs की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैंने आपको 3 से 4 चैप्टर करवा दिए। MCQs बहुत जरूरी है, सीधे सीधे 20 नंबर है ना। तो इसलिए जो जो मैं पढ़ा रही हूं MCQ से रिलेटेड उसको करना, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ओजस्व का पूछा था, ओजस्व के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल निकाली, और उसमें से फिर हमने जितना हमारे पास था तीनों की कैपिटल, रिजर्व, एक्सपेंडिचर प्लस माइनस करके टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाली, और उसमें से इसको माइनस किया। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद आपके शेयर्स के क्वेश्चन सारे डिबेंचर्स के, तो 11 तक हम लोग कर रहे हैं, 1 to 11, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा करूंगी तो फिर थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगेगी कि अरे यार। नेक्स्ट में करेंगे, 11 तक कर लिया है, नेक्स्ट में हम 12 से 25 तक खींचेंगे, है ना, 12 से 25। तो चलें, लास्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग वॉज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 20 लाख रुपीज which was overvalued by 25%. What amount will be shown in the balance sheet of reconstitute with firm for building? भाई 20 लाख रुपए जो वैल्यू है वो 25% ज्यादा है, ओवर वैल्यूड बाय 25%, यानी कि 20 लाख रुपए जो है वो 125% है। 100 + 25, जब भी ओवर वैल्यूड बोले कि 10% ज्यादा है तो 110, 20% ज्यादा है तो 120, 10% कम है तो 100 में से 10 गया 90 डिवाइड करना, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो हमें 125% वैल्यू नहीं बल्कि 100% वैल्यू चाहिए। ये जो वैल्यू है वो 125 है, हमें 100 चाहिए, 25 चौक 100, 25 पंजे 5 चौक 4 4 जा 60, 16 लाख। यानी बिल्डिंग की जो रिकंस्टिट्यूट बैलेंस शीट बनेगी उसमें उसकी वैल्यू कितनी कहलाएगी, 16 लाख। उसकी ओरिजिनल वैल्यू 16 लाख है, जबकि हमने 20 लाख लिख दी है, 4 लाख रुपए ओवर वैल्यूड कर दिए। यदि रिवैल्यूशन बनाया जाए तो 4 लाख रुपए रिवैल्यूशन के डेबिट साइड आएंगे। फिर से सुनिए, ओवर वैल्यूड है
तो प्लस करके 100 में से डिवाइड करना, लेस है, अंडर वैल्यूड है तो माइनस करके डिवाइड करना। इंटू 100 क्यों? क्योंकि 100% की वैल्यू निकालनी है ना। ध्यान रखना, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड आता ही आता है। ये पूरा मैं आपको बेटा 2026 का जो सैंपल पेपर है ना, उसके अकॉर्डिंग जो अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर आए हैं उसमें से करवा रही हूं, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 12 to 25 के साथ, फिर 25 to 30, 30 to 34, 3 से 4 हो सकता है कि कम करें, बट 4 पोर्शन में हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे और इसको बहुत अच्छे से करना। इससे ओवरऑल तीनों बुक का रिवीजन होगा। और एक और बात, यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज करने से कोई मतलब नहीं है। पहले सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट कंप्लीट करो, फिर ये काम करो, है ना। आप खुद देखते हो बहुत सारे टीचर्स, अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे यही बात आपको कहते हैं कि भाई जब तक कंसेप्ट कंप्लीट ना हो पीवाईक्यूज को हाथ ना लगाओ। तो वही स्ट्रेटेजी है एग्जाम के लिए सबसे मेन, पहले कंसेप्ट, फिर पीवाईक्यूज, फिर सैंपल पेपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम्पल्स अनसॉल्व जिस भी चैप्टर में, कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगी कि उसका वीडियो आपको बनाकर सेंड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, हाइप जरूर करना।